नमस्कार, कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। शुरुआत यहां पर करेंगे कच्चे तेल से, जहां पर चीन की तरफ से हमने एक रेट कट तो आता हुआ देखा, लेकिन 10 बेसिस पॉइंट्स बाजार फैक्टर इन कर चुका था और बाजार की एक्सपेक्टेशंस काफी बड़ी हैं और 10 बेसिस पॉइंट्स बहुत छोटा, इसलिए वो नीजोक रिएक्शन के बाद यहां पर भावों में फिर से थोड़ी गिरावट देखने को मिली। साथ ही बात करेंगे सोने चांदी की, जहां पर 3 महीने के लोज पर कारोबार है। क्या ये खरीदारी के सही मौके हैं, बताएंगे आपको। और साथ ही बात करेंगे मूंगफली का जो नया वायदा यहां पर एनसीडीएक्स पे शुरू हुआ है, यहां पर आगे जाके क्या कुछ देखने को मिल सकता है। इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं त्रिशूल एंटरप्राइजेस के सीईओ एंड फाउंडर रुपेश दलाल, एलकेपी सिक्योरिटीज के जातिन त्रिवेदी, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ हैं एनसीडीएक्स के सीईओ एंड एमडी अरुण रास्ते। अरुण जी नमस्कार, बधाई हो आपको। और 13 साल के लंबे गैप के बाद और लंबे वेट के बाद हमने ग्राउंडनट का फ्यूचर्स यहां पर फिर से लॉन्च होता हुआ देखा है। क्या रिएक्शन है? 24 घंटे हो चुके हैं इस बात को, क्या फीडबैक है? आप राजस्थान में भी हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है? देखिए मनीषा जी, पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि जैसे आपने कहा इतने सालों बाद ये कॉन्ट्रैक्ट फिर से आया। 2009 में हमने बंद किया था, 2006 से 2009 में चलाया था। उसके बाद हम इसको लेके आए और शायद आप भी करीब 2 हफ्ते पहले बिपरजॉय के पहले गुजरात में थी, तो आपने भी फील्ड में देखा होगा इसको लेके काफी लोगों में उत्साह है। फार्मर्स हो, ट्रेडर्स हो, सभी चाहते हैं कि मूंगफली का कॉन्ट्रैक्ट हमारा सक्सेसफुल हो। इसकी 2 वजह हैं। अगर आप टोटल ऑयल बास्केट को देखेंगे, एडिबल ऑयल बास्केट को देखेंगे, तो ऑलमोस्ट 25% ऑफ एडिबल ऑयल जो इंडिया का है वो मूंगफली का तेल होता है। दूसरी चीज ये है कि ये पूरा डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, इसमें कोई इंपोर्ट नहीं है। जैसे सोयाबीन में या सनफ्लावर में या पाम ऑयल में इट इज इंपोर्ट डिपेंडेंट। ग्राउंडनट इज टोटली डोमेस्टिक। इसमें मतलब पूरी सप्लाई चेन में किसी को भी फायदा होता है, अगर ट्रेडर को होता है या फार्मर को होता है या किसी अदर स्टेक होल्डर को होता है, सब इंडियन है, तो डोमेस्टिक फायदा है। दूसरा ये है कि हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज है पूरी पूरी बचाता है। तीसरा, एक्सचेंज के लिहाज से हम ये देखते हैं कि बाकी तेलों के कंपैरिजन में ये थोड़ा महंगा होता है। तो जो समाज का निम्न तबका है, लोअर मिडिल क्लास जैसे कहते हैं, जिन पर महंगाई की मार लग सकती है, जिसके लिए गवर्नमेंट को कंसर्न हो सकता है, वो जो तबका है वो मूंगफली का तेल नहीं खाता है। जनरली इट इज मिडिल क्लास और हायर मिडिल क्लास और रिच पीपल, दे कंज्यूम दिस। इसलिए हमें मतलब ये बहुत अच्छा लगा एक तरह से प्रोडक्ट के लिहाज से कि गवर्नमेंट को इसको बैन करने का कोई स्कोप नहीं हुआ, क्योंकि ये मतलब महंगाई को या इन्फ्लेशन को ज्यादा इम्पैक्ट करता नहीं है। दूसरा ये है कि इट इज ए लार्ज क्रॉप, हमारे कम से कम 7 या 8 जो स्टेट्स हैं इनमें ही चलता है। तीसरा, सबसे अच्छी बात हमें कल ये लगी कि जो हमारे जो शुरुआती ट्रेड थे उसमें पहला ट्रेड गुजरात में एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ने किया। मतलब किसानों को भी इससे बहुत खुशी है कि हमने ये कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा माहौल था। बीकानेर में भी आज मैं मुंबई वापस लौट आया हूँ, पर कल के मैंने जो फिगर्स देखे, कम से कम 100 करोड़ का हुआ है, फर्स्ट डे पे खड़ा हो गया। इट्स अ प्रीटी गुड थिंग फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट। एब्सोल्युटली। राजस्थान तो मुझे पता नहीं, लेकिन जी हाँ, गुजरात में मैं थी और राजकोट, जूनागढ़, गोंडल, जिस तरह का यहाँ पर ऑन ग्राउंड मुझे मिलने का मौका मिला, अरुण जी काफ़ी एंथुजियास्टिक थे, काफ़ी पैशनेट भी हैं वो ग्राउंडनट को लेके, और काफ़ी फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट्स भी थी यहाँ से कि एक्सचेंज पे आ जाएगा, क्या उसके फायदे हैं, कैसे करें कैसे ना करें। बहुत सारे सवाल थे, डिटेल्ड सवाल भी थे, कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस को लेकर भी यहाँ पर काफ़ी बातचीत रही है। जैसे आपने कहा कि ग्राउंडनट बहुत इंडिजिनस इंडियन क्रॉप यहाँ पर है, काफ़ी हद तक यहाँ पर कारोबार करने का, हेज करने का प्रॉक्सी मौका भी मिलेगा। जहां तक ग्राउंडनट ऑयल की बात है, ग्राउंडनट सीड है, ग्राउंडनट केक है, बाजार को एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये भी शायद एनसीडीएक्स आगे लेकर आएगा, क्या सोच है? देखिए 2 चीजें हैं इंडिया में, जैसे होते हैं ना, कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। सोयाबीन का कॉम्प्लेक्स है, सोयाबीन ऑयल है, सोयाबीन नट्स है, और सोयाबीन जो बचा हुआ है वो फीड में इस्तेमाल होता है। उसी तरह से स्ट्रेट अवे ग्राउंडनट का भी पूरा कॉम्प्लेक्स बन सकता है। आज हम जो कर रहे हैं, जो हमने लॉन्च किया है, वो कर्नल में, मतलब शेल में है ग्राउंडनट। बट अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो टुमारो नथिंग स्टॉप्स अस कि हम ग्राउंडनट ऑयल नहीं लॉन्च करें। और तीसरी बात ये है कि जैसे फीड वाले हैं या एक्सपोर्ट करने वाले हैं, कि भी इस कॉन्ट्रैक्ट को और ऑयल कॉन्ट्रैक्ट को यूज कर सकते हैं। तो जैसे सोयाबीन का कॉम्प्लेक्स होता था हमारे पास एनसीडीएक्स के पास, सेम तरीके से हम चाहते हैं कि ग्राउंडनट का भी कॉम्प्लेक्स हम इसको डेवलप करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 2 और 3 years। दूसरी चीज ये है कि अगर आप ग्लोबली देखें तो चाइना सबसे बड़ा 38% लेके होल्ड करता है। सेकंड लार्जेस्ट वी आर प्रोड्यूसर्स एंड वी आर बिग एक्सपोर्टर्स ऑल्सो। तो हमारे एक्सपोर्टर्स को भी हेज करने के लिए काफी इसमें फायदा होगा। तो ओवरऑल ये जब कॉम्प्लेक्स बनेगा, सोयाबीन की तरह ही ये बड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, ये हमारी मंशा है।
एब्सोल्युटली, एक रेफरेंस पॉइंट तो ये इमीडिएटली बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जैसे आपने कहा कि चाइना बड़ा है प्रोड्यूसर इंपोर्टर यहाँ पर है ही ग्राउंडनट का। क्योंकि आप हमारे साथ हैं अरुण जी, स्पाइसेस पे भी एक बात करना चाहेंगे, क्योंकि ये एक सेक्टर है जहां पर एनसीडीएक्स एब्सोल्यूट लीड लेता हुआ नजर आ रहा है। हमारी रोजाना यहाँ पर मेंबर से बात होती है, ट्रेडर्स से बात होती है, और जिस तरह से जस्ट एट द राइट टाइम स्पाइसेस को हमने आता हुआ देखा, ईसबगोल एक सही समय पर यहाँ पर आया, कॉटन एज अ सेक्टर यहाँ पर काफी बेहतरीन कर रहा है। तो क्लियरली एसेंशियल कमोडिटीज नहीं है एंड प्रॉपर हेज मैकेनिज्म यहाँ पर बनता हुआ दिखा है। देखिए, दो चीजें हैं। इनमें से कुछ चीजें तो ऐसी है कि जिनकी प्रोडक्शन कम है इसलिए रेट्स ज्यादा दिख रहे हैं, बट अगर आप उसको हेज कर रहे हैं तो आपके रिस्क कवर हो रही है। तो मार्केट हेल्प कर रहा है पूरी सप्लाई चेन को, इसलिए लोग उसको मतलब बढ़ावा दे रहे हैं, एक्सचेंज पे भी बढ़ावा दे रहे हैं, ओवरऑल भी उसका अच्छा इम्पैक्ट दिख रहा है। दूसरी चीज ये है कि अगर ये जो हमने स्पाइसेस में आज किया है, कुछ दूसरी स्पाइसेस थी, जैसे पेपर था हमारे पास, वैसी स्पाइसेस हमें आगे लाने के लिए हमें इससे हमको हेल्प मिलेगी। और जो इंडिया का स्थान था आज की तारीख में, जैसे पेपर है, वियतनाम इज मतलब सेटर ऑफ द प्राइजेस ग्लोबली, जो हमारे पास एक जमाने में होता था। तो अगर आज ही का ट्रेंड ये चलता रहा तो एनसीडीएक्स के लिए बड़ी अच्छी बात होगी, और हम ये कोशिश करेंगे कि पूरी स्पाइसेस हमारे यहाँ से, इंडिया से ही पूरे ग्लोबली प्राइस सेटर बन जाए। अरुण जी, मुझे याद है एक कॉन्वर्सेशन में आपसे बात हो रही थी और हम बात ये कर रहे थे कि मॉनसून इंडिया का 4 महीने के लिए हॉट टॉपिक रहता है। सिर्फ सारी बातचीत एज ऑफ नाउ, सारे क्लासेस, आरबीआई से लेकर जीडीपी, इन्फ्लेशन, सोइंग, सब कॉन्वर्सेशन यहाँ पर मॉनसून पे आ जाती है। वेदर फ्यूचर्स को लेकर जो हमारी बातचीत थी उस पर कोई प्रोग्रेस है? देखिए, वेदर फ्यूचर्स पे 3 दिन बाद मेरी किसी इंडिया से कोई बाहर से आ रहा है, उनके साथ मीटिंग है। तो डेफिनेटली हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वेदर फ्यूचर, उसके साथ साथ हम कार्बन फ्यूचर्स भी लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। हमारी 2 प्रोडक्ट एडवाइजरी कमिटीज हो चुकी है, बहुत जल्द हम सभी को अपना प्रपोजल भेज देंगे। तो वेदर और कार्बन, ये बहुत जल्दी हम लोग इस पे काम कर रहे हैं इस वक्त। अरुण जी, जिस तरह से ओवरऑल अगर यहाँ पर वॉल्यूम्स की भी यहाँ पर बात की जाए तो जो कमोडिटीज हैं उन पर तो काफी अच्छा खासा काम है, लेकिन एक बहुत बड़ा गेपिंग गैप है यहाँ पर जहाँ तक पल्सेस की बात है, बाकी एडिबल ऑयल्स की बात है। मुझे मालूम है सारे कंपनीज जो हैं, ट्रेडिंग एसोसिएशंस भी हैं, लगातार इसके ऊपर बात करती रहती हैं। कोई कॉन्वर्सेशन इस ये स्टेटमेंट के बिना पूरी नहीं होती कि काश एक हेजिंग मैकेनिज्म यहाँ पर भी हो। इसके ऊपर क्या कुछ काम है? देखिए, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, राइट फ्रॉम यू इन मीडिया, whether it is the traders, whether it is producers, everybody demands that there should be a hedging mechanism. पर फॉर सम रीजन हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो नहीं चाह रहे हैं इस वक्त। तो हमारी तरफ से तो ये कोशिश रहेगी कि जितना जल्दी हो सके आ जाए। दिसंबर में तो मतलब उसका टर्म खत्म हो जाएगा सस्पेंशन का, पर उसके पहले भी हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर उसके पहले आ जाए। जैसे आज की तारीख में अगर आप देखेंगे, मस्टर्ड है, इट इज बिलो एमएसपी, चना है बिलो एमएसपी है, तो कोई मतलब इससे कोई इन्फ्लेशन वाली जो अगर बात होती है तो उस पर कोई इम्पैक्ट होगा नहीं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी जो सप्लाई चेन है, पूरी की पूरी जो वैल्यू चेन है, सभी को फायदा होगा अगर फ्यूचर मार्केट आ जाए। गवर्नमेंट से हम ये फिर गुजारिश करेंगे और हमारी कोशिश चलती रहेगी। अरुण जी, मुझे एक चीज याद आई, क्योंकि जब हम गुजरात में थे तो क्लियरली मूंगफली पर वापस लौटते हुए जो मेन यहाँ पर डिलीवरी सेंटर है वो बीकानेर है और एडिशनल सेंटर यहाँ पर गोंडल में खोला गया है। गुजरात की एक, इफ आई कैन बी अ वॉइस फॉर देम, ये भी कहा जा रहा था कि एक और सेंटर्स यहाँ पर गुजरात में होने चाहिए, क्योंकि गुजरात की मूंगफली इन प्रीमियम है। क्या इसके ऊपर कुछ बातचीत है? देखिए, जब भी हम कोई कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करते हैं, विद इन अ मंथ हम वापस से अपनी प्रोडक्ट एडवाइजरी कमेटी लाते हैं, उसकी मीटिंग करते हैं, अगर कोई टीचिंग ट्रबल होगी उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। तो अगर कल हमें, जैसे मैं राजस्थान में था, वहां पर एक डिमांड की लोगों ने कि जो ग्रामेज है, वेटेज है, उस पर एक बार से फिर से, या मतलब बेसिकली मॉइस्चर लेवल पे फिर से बात की जाए। जैसे आपने कहा, गोंडल तो कम से कम 250 रुपए प्रीमियम पे चल रहा है, तो डेफिनेटली गुजरात में एक प्रीमियम मिल रहा है। और अगर गुजरात में हमें ज्यादा डिमांड दिखती है तो एडिशनल डिलीवरी सेंटर खोलने में मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, हम जरूर करेंगे उसको। ऑल राइट, अरुण रास्ते जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। एज ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। और काफी सारी चीजों पर हमने बात की है। मूंगफली वायदा तो ऑफकोर्स शुरू हुआ ही है, और जो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं जैसे गुजरात, राजस्थान, वहां से काफी थम्स अप भी हमने आता हुआ देखा। पिछले 24 घंटों में जो पहला दिन रहा है, वॉल्यूम्स काफी बेहतरीन रही है, पार्टिसिपेशन अच्छा है। और जैसे अरुण जी हमें बता रहे थे कि यहाँ पर एफपीओ की तरफ से भी हमने पार्टिसिपेशन आता हुआ देखा है, तो सभी स्टेक होल्डर्स यहाँ पर ऑफकोर्स आए बनाए हुए। लेकिन आगे चलते हैं, और क्योंकि बात यहाँ पर मूंगफली की है, और अमित आपसे जानना चाहेंगे कैसे देखते हैं आप इस वायदा को? आपने एज ऑफ नाउ इसे कैसे देखा है? जी मनीषा जी, रिस्पॉन्स जो है काफी अच्छा आया है एनसीडीएक्स की तरफ से, और साथ में जो है प्राइवेट पार्टनर जो है उनकी तरफ से भी। कल का वॉल्यूम्स अगर देखें तो लगभग 325 एमटी के आसपास का हुआ। प्राइजेस लगभग 7000 के आसपास हैं। तो मेरे को लगता है
कि इंडिया में ज़्यादातर जो है इसका ऑयल ही ग्राउंडनट का ऑयल ही यूज़ किया जाता है। तो मेरे को लगता है फ्यूचर काफ़ी अच्छा होने लगता है। प्राइजेज़ के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो प्राइजेज़ जो है 7,000 के आसपास हैं। ये मेरे को लगता है नियर टर्म में 77 के आसपास तक जल्दी टेस्ट कर सकते हैं। ओवरऑल फ्यूचर इसका काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। का यहाँ पर काम हो चुका है। प्राइसेस में मूवमेंट हमने अच्छी आते हुए देखी है। पहले ही दिन पार्टिसिपेशन अच्छा है और जो दो स्टेट्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं वहां पर भी हमने देखा है कि पार्टिसिपेशन बेहतर रहने की उम्मीद भी है। यहाँ पर अमित, अगर बाकी एग्री कमोडिटीज की बात करें और स्पाइसेस से ही शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर आज फिर जीरे में तेजी, एक्चुअली पूरा स्पाइसेस कॉम्प्लेक्स इन द पॉजिटिव काम कर रहा है। यहाँ पर बाकी के बचे हुए हफ्ते में क्या करने की राय है? जी, सबसे बेस्ट कमोडिटी या फिर जो अभी मोमेंटम अपसाइड का दे रहा है वो अभी एनसीडीएक्स में जीरा ही है। अभी लास्ट 3 साल से जो है प्राइस लगभग 14,000 से अभी देख रहे हैं कि 52,000 53,000 के आसपास टेस्ट कर रहे हैं। फ्रेश लेवल की अगर मैं बात करूं तो मोमेंटम काफी तेजी का है, तो मैं इसमें बाय के साइड का ही ट्रेड एक रिकमेंड करूंगा। जुलाई वाला जीरा 52,500 या 600 के करीब अगर मिलता है तो वहां पे एक बार खरीदारी का ट्रेड लेके चलना चाहिए। 53,700 रुपए का इसका इमीडिएट अभी शॉर्ट टर्म का टारगेट है, जिसके लिए 51,800 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। वहीं पे अगर मैं बात करूं धनिया की, तो धनिया एक ऐसा अभी रिसेंट में आइटम है जो कि बाकी मसालों से थोड़ा सा लैगिंग रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके अभी स्ट्रॉन्गनेस इसमें धीरे धीरे बन रही है। प्राइजेस की अगर मैं बात करूं तो 6450 के ऊपर जुलाई वाला धनिया अगर निकलता है तो इसमें एक फ्रेश खरीदारी का ट्रेड लिया जा सकता है। 6200 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। वहीं पे 68 के आसपास का इसका टारगेट है। अब बात कर लेते हैं हम हल्दी की। हल्दी वाइटा ने भी काफी अच्छा मोमेंटम अभी 64 के आसपास से लिया है। प्राइजेस लगभग 9,100 के आसपास है। 9,050 के आसपास अगर ये मिलता है तो एक फ्रेश खरीदारी का ट्रेड लेके चलना चाहिए। 95 का इनिशियल टारगेट, 87 के नीचे का इसका स्टॉप लॉस। ओवरऑल 10,140 मेरे को टीएमसी अभी नियर फ्यूचर में दिखाई देती है। ऑलराइट, 9,100 के भाव फिलहाल हैं। एक महीने में 15% की तेजी आपको हल्दी दे चुकी है और जैसे अमित कह रहे हैं कि 10,000 के स्तर भी यहां पर देखने को मिल पाएंगे, यानी कि बहुत ज्यादा बड़ी बुल रन की एक्सपेक्टेशन यहां पर हल्दी में आती हुई। लेकिन जीरा भी आपकी स्क्रीन पे लेके आएंगे, क्योंकि यहां पर लगातार दूसरे दिन आज यहां पर 52,000 जैसे स्तर हमने होल्ड करते हुए देखे हैं। आपको याद दिला दें कि जनवरी में जीरे का भाव 30-31,000 के आसपास था और जून आते आते यहां पर हम 52,000 पे कारोबार कर रहे हैं। तो पिछले 6 महीने में करीबन 84% की तेजी हमने जीरे में भी आते हुए देखी है और अगली कमोडिटी जैसे कि माना जा रहा है कि हल्दी रह सकती है, वहां पर अच्छी खासी बढ़त की उम्मीद फिलहाल बाजार में आती हुई। वो 3 महीने का जीरे का चार्ट है जहां पर 36% की बढ़त है, तो क्लियरली एक तरफा तेजी यहां पर मसालों में देखने को मिली है। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे। जब लौटेंगे तो बात यहां पर करेंगे नॉन एग्रो स्पीस के भी, वहां पर कैसे बनाए स्ट्रैटेजीज बताएंगे आपको। नमस्कार, आपका स्वागत है और शुरुआत अब यहाँ पर सोने चांदी के साथ कर लेते हैं, क्योंकि 3 महीने के लोज पर अब सोना कारोबार कर रहा है और अब तक यहाँ पर ओवरनाइट 1% की गिरावट देखने को मिली है। जतिन, कैसे देखते हैं करंट लेवल्स को, क्योंकि 1950 टूटा, 1940 का स्तर भी यहाँ पर अब नीचे में टूटा है, कहाँ है सपोर्ट्स? मनीषा, कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट था जहां पर काफी हद तक स्ट्रॉन्ग लेवल्स जो है वो ब्रीच हुए हैं। एमसीएक्स पर भी हम देखें तो 59,000 के नीचे क्लोजिंग जो है वो देखने मिल रही है और साथ ही साथ में 1950 के ऊपर 1955 के ऊपर क्लोजिंग जो है वो बन नहीं रही है कॉमिक्स के अंदर। बिल्डिंग कॉमिक्स के रिएक्शन का डेटा जो था वो नेगेटिव रहा कमोडिटीज मार्केट के लिए, क्योंकि डॉलर इंडेक्स ने जो है अच्छी खासी पॉजिटिविटी का रैली दिखाई है। 102 के ऊपर अब 102.50 के पास ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है, जिसकी वजह से हमने बुलियंस मार्केट के अंदर एक सेल ऑफ देखने की ट्रेंड देखी। साथ ही साथ में आज फेडरल रिजर्व चेयरपर्सन जेरोम पावेल की स्पीच रहेगी, उसके ऊपर भी नेगेटिव रिएक्शन रह सकता है, जिसके कारण गोल्ड और सिल्वर दोनों के ऊपर प्रेशर जो है बिल्टअप कंटिन्यू लग रहा है मुझे अभी आगे चलते हुए। एंड मोर इम्पोर्टेंटली इंटरेस्ट रेट साइकिल जो अभी भी पीक आउट नहीं हुआ है, 1 या 2 हाइक और रहने के चांस है, जिसका क्लैरिटी जो है शायद आज स्पीच के अंदर थोड़ा सा और देखने मिले पावेल की, जो जेरोम पावेल की जो स्पीच रहेगी उसके अंदर। तो मुझे लग रहा है अभी भी जो नेगेटिविटी का जो ट्रेंड है थोड़ा सा और कंटिन्यूड रहना चाहिए शॉर्ट टर्म में। हालांकि ब्रॉड ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा पेन और आना बाकी है गोल्ड और सिल्वर के अंदर। लेवल स्पेसिफिकली मैं बात कर लूँ तो 59,250 के ऊपर जब तक होल्ड नहीं करते लेवल्स, तब तक सेलिंग जो है वो और बनती रहेगी गोल्ड के अंदर। सो यहाँ पर लोअर लेवल्स पर 58,400, 58,300 ये लेवल्स के टारगेट्स के लिए सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी अपना कर रखें। 59,000 के आसपास के लेवल्स मिलते हैं तो वहाँ पे एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज है। 58,900 से लेकर 59,000 के बीच में सेल करने की सलाह रहेगी मेरी। 59,250 के ऊपर स्टॉप लॉस रखें और 58,300, 58,500 के बीच में अपने टारगेट्स जो है वो प्लेस रखें। सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी यहाँ पर फेवरेबल है। जी मनीषा।
चांदी में क्या देखते हैं, क्योंकि चांदी में गिरावट और भी भारी होती हुई नजर आई है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक $24 के आसपास खेलने के बाद अब यहां पर जो गिरावट है 23 के पास पहुंचती हुई नजर आई है। 70,000 तक के लेवल्स अब यहां पर बनने को तैयार। जी राइटली पॉइंटेड। जिस तरह से चांदी का भी जो रिएक्शन रहा था वो बुलियंस और बेस मेटल दोनों के पीछे था, क्योंकि हमने बेस मेटल्स में भी कल एक सेल ऑफ देखा है, प्रॉफिट बुकिंग देखा है। हालांकि कॉपर के अंदर जरूर थोड़ा सा बाइंग जो है वो देखने मिल रहा है, लेकिन अन्य बेस मेटल्स के अंदर अभी भी सेलिंग जो है वो कंटिन्यूड है। जिंक, एल्यूमिनियम दोनों ही वर्टिकल्स जो है बेस मेटल की दोनों ही कॉम्प्लेक्सेस सेलिंग दिखा रहे हैं। साथ ही साथ में सिल्वर के अंदर जो डिमांड आउटलुक है वो थोड़ी सी वीक हो जाती है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स जो है वो प्राइस जो है वो राइज हो रहा है। तो यहाँ पर सेलिंग के रुझान जो है वो सिल्वर के अंदर भी देखने मिलेगा। सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी यहाँ पर भी फेवरेबल है। प्राइसेस क्योंकि रिएक्शन दे रहे हैं और स्ट्रॉन्ग रिएक्शन ऑलरेडी नेगेटिव आ चुका है, 2000 पॉइंट से ज्यादा की सेलिंग कल अब्सॉर्ब कर चुका है चांदी। सो लेवल स्पेसिफिकली इस लेवल पर डेफिनेटली सेलिंग की एडवाइस नहीं है मेरी, थोड़ा सा वेट कीजिए। 70,600 70,800 के बीच में सेल करके चल सकते हैं। 71,400 के ऊपर स्टॉप लॉस रखकर, और लोअर साइड में 69,500 के टारगेट्स रहेंगे मेरे। स्विंग ट्रेड रहेगा, ये इंट्राडे स्पेसिफिक ट्रेड नहीं है। वोलेटाइल काउंटर थोड़ा सा और दिखने मिल सकता है, इसके लिए थोड़ा सा बाउंस बैक आने दीजिए, उसके बाद सेल कीजिए। ट्रेडर्स का ये क्वेश्चन रह सकता है कि बाउंस बैक के अगर वेट कर रहे हैं तो यहाँ पर बाइंग क्यों ना करें। तो बाइंग इसके लिए अवॉइड करना है, क्योंकि यहाँ से बाउंस बैक जो है वो एक्सपेक्टेड है, लेकिन इस लेवल तक आएंगे कि नहीं आएंगे वो कहना अभी इतना श्योरिटी के साथ कहना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। यहाँ से ये करंट मार्केट प्राइस से भी सेलिंग आ सकती है, इसके लिए यहाँ पर रिस्क जो है वो ज्यादा है, इसलिए सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी फेवरेबल रहेगी, ये मेरा मानना है। ऑलराइट, तो ये सोने चांदी में एज ऑफ नाउ व्यू आता हुआ, सोने में कुछ और गिरावट देखने को मिल सकती है, और जिस तरह का सेल ऑफ मेटल में है उसका इम्पैक्ट चांदी पर भी है। लेकिन बहुत शुक्रिया जतिन, अमित हमारे साथ समय निकालने के लिए। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत। जब लौटेंगे तो लेकर आएंगे फोकस यहाँ पर इक्विटी मार्केट की तरफ।